क्या क्या गड़बड़ियां दिख रही हैं आपको कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में? 70% ऑफ अमेरिकन्स वहाँ बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है उसमें कोई रेडिकल चेंज आए। वो लोग बोलते हैं हमें सोशलिज्म ज़्यादा पसंद है कैपिटलिज्म से, अमेरिका में। और इंडिया में भी मुझे ये लग रहा है कि हमारे देश में कोई प्योर इकोनॉमिक्स को लेकर कोई प्योर राइट विंग पार्टी नहीं है। You have strongly criticized this bailout culture as well, क्योंकि आपका कहना है कैपिटलिज्म है ही ऐसा कि बेल आउट के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो रोग कंपनियां हैं, घटिया कंपनियां जिनका आगे भी कोई फ्यूचर नहीं है, ज़ॉम्बी टर्म भी आपने इस्तेमाल किया है, थोड़ा वो एक्सप्लेन करें सर। एवरेज पर्सन है, उसको लगता है कि अगर सरकार इन लोगों को बेल आउट कर रही है तो हमारे लिए और कुछ क्यों नहीं कर रही। कोविड नहीं भी आता तो दुनिया एक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रही थी क्या? उस साल जितने बिलियनर दुनिया में बने, कभी ऐसा साल नहीं था कि इतने सारे बिलियनर एक साल में बने जैसे 2020 में हुआ। प्राइवेटाइजेशन को एक गाली की तरह, एक इल्जाम की तरह इस्तेमाल किया था, अरे ये तो सब प्राइवेट किए दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पर इनको ये मालूम नहीं होता कि वो पब्लिक सेक्टर में देखे कितना घाटा हो रहा है। पर जब चाइना तेजी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा था 1990s में, चाइना ने 10 करोड़ लोग को फायर किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। That's a big number. That's a big number, 10 करोड़ लोग। ताइवान आज की तारीख में आपने 3 देशों का जिक्र किया है, स्विट्जरलैंड, ताइवान एंड वियतनाम। तीनों फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छे और अभी उभरते हुए अच्छे। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये मुमकिन है क्या कि हम सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, स्पेशलिस्ट को लेके आएं, पॉलिसीज में चेंज करें और फिर उस पर एक्ट करें? मेरे ख्याल से हमारी सरकार से ये सब होगा नहीं। भारत में सब जगह इस चीज़ पे बहुत बात होती है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। उसके सॉल्यूशन के तौर पे एक बड़ा रेडीमेड सॉल्यूशन सा बता दिया था, जो बाइडेन साहब भी बोल रहे हैं कि अमीरों पे और टैक्स लगाओ। क्योंकि इंडिया में जैसे मतलब एक कहावत है कि जो भी आप इंडिया के बारे में बोलें उसका उल्टा भी सही होता है। लास्ट क्वेश्चन, कैन डॉलर बी रिप्लेस्ड? बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। किताब वाला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मिलने वाला है भरपूर, रोचक और ज़रूरी ज्ञान अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि सुबह सवेरे ध्यान जाता है जेब पर। जैसे ही दिन खर्चने निकलते हैं कि आज क्या कमाएंगे, तजुर्बे के स्तर पर और धन के स्तर पर। हम और आप जो कमाते हैं उसके साथ अनिवार्य रूप से हमारा नेशन स्टेट, उसकी पॉलिसीज़ भी जुड़ी हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो भी जुड़ा है। और मामला सिर्फ अपने मुल्क की सरहद तक तो सीमित है नहीं, कुछ बाहर से आता है, कुछ बाहर जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं चालू भाषा में। तो पूरी दुनिया की माली हालत पर नज़र रखनी चाहिए। अब ये सब बातें कहने में आसान हैं पर असल में बड़ी जटिल होती हैं। तो एक सज्जन हैं, अर्थशास्त्री हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, बहुत नामी कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी और हमारे और आपके वक्त की जो सबसे बड़ी पहेली है, सबसे बड़ा सवाल है, उसका जवाब 17 अध्यायों के जरिए, यानी इतिहास, उसके सबक, वर्तमान और भविष्य के लिए क्या रूपरेखा हो सकती है, इसके तय देने की कोशिश की है। किताब जिसका शीर्षक है व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, इसे लिखा है रुचिर शर्मा ने। मशहूर व्यक्ति हैं, जैसा कहा, टिप्पणीकार, और मॉर्गन स्टैनली के साथ लंबे समय तक काम किया। अब अपना संस्थान चलाते हैं और रॉकफेलर फाउंडेशन के भी करता धरता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में सर। थैंक यू। रुचिर शर्मा जी, पहला सवाल इस किताब के टाइटल को लेकर ही है। क्या क्या गड़बड़ियां दिख रही हैं आपको कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में? अच्छा देखिए, ये किताब मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अगर आप आज अमेरिका में देखेंगे और वहाँ के सर्वे देखेंगे, पोल्स देखेंगे, वहाँ पर लोग आपको ये बता रहे हैं कि वो जो भी उनका करंट इकोनॉमिक सिस्टम है उससे खुश नहीं है। हाँ, तो जैसे जो सर्वेज है उधर 70% ऑफ अमेरिकन्स वहाँ बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है उसमें कोई रेडिकल चेंज आए, क्योंकि वो खुश नहीं है कि वो किस दिशा में उनका देश जा रहा है, किस दिशा में वो उनकी इकोनॉमी जा रही है। किस तरह का चेंज? गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन? हाँ, तो मतलब वो कुछ चेंज चाहते हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी ऑर्डर है आज में, उसमें कुछ वो चेंज चाहते हैं। और सबसे मुझे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि अमेरिका में आज जो यंग लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग चाहते हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, कैपिटलिज्म की सोशलिज्म,
वो लोग बोलते हैं हमें सोशलिज्म ज़्यादा पसंद है कैपिटलिज्म से। अमेरिका में, वाओ, अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग कैपिटलिस्ट नेशन फॉर मेनी पीपल। हम सब लोगों के लिए जो मतलब एग्जाम्पल है कैपिटलिज्म का, वो बचपन से हमेशा अमेरिका रहा है। हिल सिटी विद लॉट्स ऑफ लाइट्स, दैट्स राइट, द शाइनिंग सिटी ऑन द हिल। वो मतलब एग्जाम्पल अमेरिका का रहा है, जैसे रेगन ने भी कहा था। पर अगर आज इतने सारे लोग अमेरिका में बोल रहे हैं कि वो आज के सिस्टम से नाखुश हैं, तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी कि ये क्या हुआ, वॉट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, कि आज इतने लोग अमेरिका में इतने नाखुश हैं। अब ये किताब का मेरे ख्याल से एक ओरिजिनल एंगल ये है कि अभी तक, और ये जो किताब के सारे रिव्यूज़ आए हैं वो भी इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि अभी तक जो भी सारी किताबें लिखी गई हैं कैपिटलिज्म पे, वो ज़्यादा कैपिटलिज्म पे ऐसी लिखी गई हैं कि कैपिटलिज्म एक बहुत ही ख़राब मॉडल है, क्योंकि वहाँ पर अमीर अमीर होते जाते हैं और वहाँ पर ग्रीड बहुत होती है, लालच बहुत है कैपिटलिज्म में, और उसको एक एविल की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनका ध्यान नहीं करते ज़्यादातर लोग, और जो लोग सोल्यूशन ऑफर करते हैं वो है कि सरकार को आके और चीज़ें करनी चाहिए, ये भी फिक्स करें, ये भी फिक्स करें। इस किताब में मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिखाया है डेटा लेके, रिसर्च लेके, कि आज का जो कैपिटलिज्म है अमेरिका में वो बहुत ही एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। जैसे मैं किताब में लिखा है कि ये कैपिटलिज्म नहीं, एक तरह से ये सोशलिज्म ही है, बट सोशलिज्म फॉर द रिच। तो मैंने इसमें जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, दैट द फर्स्ट स्टेप टू अ क्योर इज टू एडमिट द प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका डायग्नोसिस रॉन्ग है तो आपका सोल्यूशन भी रॉन्ग रहेगा। तो इसलिए मैंने किताब में लिखा कि जो प्रॉब्लम है आज कैपिटलिज्म की, वो ये है कि आज का जो कैपिटलिज्म है वो जो फाउंडर्स ने उसके बारे में सोचा था उससे बहुत हट गया है, और आज का कैपिटलिज्म में सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसलिए लोग नाखुश हैं। तो ये एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, जो आज का जो नैरेटिव है उससे काफ़ी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, और मैंने रिसर्च लेके, डेटा लेके और पूरे अमेरिका का इतिहास लेके 300 साल का ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है। दर्शकों को हम यहाँ पे ये बता दें कि आप ये ना समझिएगा कि इस किताब में सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था और कैपिटलिज्म के बारे में बात की गई। अव्वल तो ये कि उनको छींक भी आती है, तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना रूमाल निकालते हैं, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर के वो टॉप पे हैं, उनका फेडरल बैंक हो, वहाँ के रेट कट हो, इतना कनेक्टेड है। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें रुचिर ने कई देशों की इकोनॉमी के उदाहरण दिए, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं सारी जो आपने किताब में बातें कही उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना चाहूँगा। मेरे सामने ग्रेनविले ऑस्टिन की किताब का एक कोट है विच आई वुड लाइक टू रीड, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में एक डिबेट हो रही है। नेहरू चाहते थे कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में आए, पर अंबेडकर ने इसको अपोज किया और जो कहा, इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल टुडे फॉर द मेजॉरिटी पीपल टू होल्ड द सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज बेटर than the capitalist organization of society, but it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organization which might be better than the socialist organization of today or tomorrow. I do not see therefore why the constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves now or otherwise. और उसके बाद हमने देखा कि इमरजेंसी के दौरान मिसेस गांधी ने सोशलिस्ट वर्ड जुड़वाया। इंडिया की जर्नी के हिसाब से सर बताइए कि कब हम लोग को वही 90s ऑनवर्ड समझ में आया कि दिस इज कैपिटलिज्म, वेयर यू कैन बाय, स्टेट का कंट्रोल नहीं है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, अंतहीन इंतज़ार नहीं है कि अच्छा फलाने का फ़ोन होगा तो टेलीफोन लग जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा या कार मिल जाएगी। इंडिया ने वो कैसे टेस्ट किया कैपिटलिज्म, और वो जर्नी कैसी रही? तो पहले मैंने अपनी जर्नी और किताब की भी जर्नी इंडिया से शुरू करी है, राइट। तो आपने कहा, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटलिज्म असली में है क्या और सोशलिज्म असली में है क्या, इसका डेफिनेशन समझना मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट बात है। तो मेरे लिए कैपिटलिज्म है कि आप लोगों को फ्रीडम दीजिए, कि आप लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम लोगों के पास है। सोशलिज्म होता है कि सरकार आपके लिए डिसाइड करे कि आपको ये करना है या ये नहीं करना। तो ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का बहुत ही बेसिक लेवल पे डेफिनेशन है और वो हमें समझना चाहिए। तो अभी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है हमारे पास इंडिया में, वो
काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। अभी तक हम पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, पर इंडिया की अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो इंडिपेंडेंस से 1980s तक हम और देशों के मुकाबले बिछड़ते चले गए। इन टर्म्स ऑफ कि हमारा जो रैंकिंग होता था दुनिया में, हमारी इकोनॉमी की साइज या पर कैपिटा इनकम देखिए, वो गिरता चला गया 1950 से लेके 1980s तक। 1980s के बाद इंडिया ने वापस अपना कमबैक शुरू किया और आज उभर के आया है कि इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया में 5th लार्जेस्ट फिर से हो गई है। पर जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, विच इज़ कि अगर आप पूरा देखें पॉपुलेशन, उसको डिवाइड करें जो हमारी इनकम है उसको लेके, तो अभी भी हमारी रैंकिंग दुनिया में 130 है, $3000 लेके। तो जो इंडिया की जो जर्नी है वो ऐसी रही है कि हमने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत डेकेड्स लॉस हुआ है हमारा, कि हम लोग ने हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमीज़ के मुकाबले बहुत पीछे रह गई और अभी कमबैक शुरू हुआ है 1990s से, पर अभी कमबैक बहुत आगे हमें तरक्की करनी है। जैसे अभी देखिए कि 1980s में चाइना और इंडिया की इकोनॉमीज़ और चाइना और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो लगभग एक ही था, पर आज जो है चीन की इकोनॉमी हमसे 4 गुना ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है और उनका जो इकोनॉमिक साइज़ भी इतना बड़ा है हमारे मुकाबले। तो अब हमें वापस वो जर्नी शुरू हुई है, पर मेन पॉइंट किताब का भी ये है कि जितना आप लोगों को ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम दें, जितना सरकार का इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में कम रहे, वो एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। और जो वेस्टर्न नेशंस हैं, अमेरिका और यूरोप, वो उल्टा जा रहे हैं, वहाँ पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और उसके वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, उनका जो अर्थव्यवस्था है उसमें अब ज़्यादा तब्दील नहीं आ रही। पर इंडिया में हमने ये इकोनॉमिक फ्रीडम और मोर कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से हमें बहुत लाभ मिला है 1990s के बाद। ओके, आपने पहले चैप्टर में एक सेंटेंस यूज़ किया है जिसका लब्बुलुआब है कि जहाँ पे हमें इकोनॉमिक फ्रीडम को चुनना था, हमने वेलफेयर स्टेट पे बहुत ज़्यादा अपने आप को आश्रित रखा। आज की तारीख में भी जब 2024 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहने को कैपिटलिस्ट है, लेकिन उसमें अभी भी वेलफेयर के नाम पे आप रिमेन्स ऑफ सोशलिज्म कह लें, एक किस्म का प्रोटेक्शन देना कह लें, कोई उसको फ्री बीज कहता है, कोई उसको अफर्मेटिव एक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दे रहे हैं डायरेक्ट, चाहे वो कैश देना हो एग्रीकल्चर के सेक्टर में या स्टेट के लेवल पे या सेंटर के लेवल पे मकान बनवाना हो, वो सब चीज़ें। और एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि आपने मकान तो बनवा दिया, शौचालय बना दिया, बिजली भी दे दी, वो स्किल नहीं दी, स्किल अपलिफ्टमेंट नहीं किया जिसके बिना पे वो इन सब चीज़ों को और अपग्रेड कर सकें या इनका इस्तेमाल कर सकें। तो आप कब तक देते रहेंगे? ये एक आर्ग्यूमेंट है जो लगातार आ रहा है। आपने किताब में सब जगह लिखा कि लोग कैपिटलिज्म से क्यों नाराज़ हो रहे हैं। बहुत सर्वेज का आपने हवाला दिया और कहा कि इसलिए क्योंकि उनके बीच डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, उनको उसके बेनिफिट कम दिख रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर में और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी वो मतलब क्या ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बहुत मिक्स हो गई हैं चीज़ें, क्लैरिटी नहीं रही है, क्या हुआ है? हाँ, तो मेरे ख्याल से अब ये जो आइडियोलॉजी है अमेरिका में भी, इसमें भी बहुत हौच पौच हो गई है, क्योंकि अमेरिका में भी मतलब काफ़ी सालों तक ऐसे रहता था कि लेफ्ट विंग पार्टीज़ की पॉलिसीज़ और कुछ है, राइट विंग और कुछ है। आज दोनों पार्टीज़ में, लेफ्ट और राइट में, सरकार का रोल बहुत बढ़ गया है। जैसे ट्रम्प भी बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि अब टैरिफ्स लगाया जाए। जो ओपन फ्री मार्केट होता था एक ज़माने का, वो अब ओपन एक फ्री मार्केट नहीं, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे वो लोग। और इंडिया में भी मुझे ये लग रहा है कि हमारे देश में कोई प्योर इकोनॉमिक्स को लेकर कोई प्योर राइट विंग पार्टी नहीं है। जैसे इंडिया में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखें तो उनके बीच में भी अंतर जो है वो थोड़ा बहुत है, पर इतना भी अंतर नहीं है कि कोई पार्टी इंडिया में बोल रही कि हमें बिल्कुल सरकार के, जैसे पहले मोदी जी ने कहा था जब वो आ रहे थे कि हमें मिनिमम गवर्नमेंट चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस। और पिछले 10 सालों में उन्होंने मतलब यूपीए के तुलना में सरकार का रोल कम किया है थोड़ा बहुत, इन टर्म्स ऑफ दैट जो इतने सारे वेलफेयर देते थे
उसमें थोड़ा बहुत कम किया है और ज़्यादा पैसा खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। और मेरे ख्याल से ये सही रास्ता है कि हमें इस स्टेज अपने डेवलपमेंट के ज़्यादातर पैसा खर्च करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। पर हमारे देश में भी ऐसा कोई राइट विंग पार्टी नहीं है जो बोल रही है कि हमें सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बंद करने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, हमें और फ्रीडम देनी चाहिए लोगों को। प्राइवेटाइजेशन को एक गाली की तरह, एक इल्ज़ाम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अरे ये तो सब प्राइवेट किए दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पर इनको ये मालूम नहीं होता कि वो पब्लिक सेक्टर में देखिए कितना घाटा हो रहा है, सरकार का कितना घाटा हो रहा है, टैक्स पेयर्स का कितना घाटा हो रहा है, इस पर ये ज़्यादा फोकस नहीं आ रहा। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है इकोनॉमी को लेके, इसमें भी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें काफ़ी हौच-पौच हो गया है। और अभी जो अंतर है लेफ्ट और राइट के बीच में, अमेरिका में हो या और देशों में हो, इकोनॉमिक्स को लेके वो गैप इतना ज़्यादा नहीं है। और इश्यूज़ पे लेके काफ़ी है, इमिग्रेशन पे, रिलीजन पे लेके काफ़ी गैप है, पर इकोनॉमिक्स पर वो जो अंतर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें पहले चैप्टर में तो आपने डिटेल में बताया कि कैसे वो फेडरल बैंक आया, दैट हैमिल्टन असर्शन एंड एवरीथिंग। फिर एक टर्म आता है दूसरे चैप्टर में, कीनेशियन इकोनॉमी और प्रिंसिपल। वो थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बता सकेंगे क्या है, क्योंकि बार बार इनका जिक्र आ रहा है इस कंसेप्ट का। कीनेशियन इकोनॉमिक्स इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट फोकसेस ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये क्या है सर कीनेशियन? एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? No, I'm not sure what's the term here exactly you're talking about. कीनेशियन। हाँ, केन्जियन। हाँ, केन्जियन, हाँ बिल्कुल। आप देखिए साहब भाषा, चलिए ये भी सीख लिया आज। केन्शियन। हाँ, केन्जियन जी, केन्जियन। हाँ जी। जॉन मेनार्ड केन्स जी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा मैं प्लीज बताता हूँ कि जो जॉन मेनार्ड केन्स थे, मेरे ख्याल से पिछले सेंचुरी के सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट थे। और ये इकोनॉमिस्ट का जो थॉट प्रोसेस था ये 1930s के बाद बहुत मशहूर हुआ। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके पहले ज़्यादा मानना था अमेरिका में और काफ़ी देशों में कि सरकार को अगर कोई मंदी भी आए तो सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, कि मंदी में भी अपने आप जो बिजनेसेस सर्वाइव करें, जो बंद हुए और जो स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन। एग्जैक्टली, नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल सही टर्म। तो वो पूरा कंसेंसस था कि नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। पर जब 1930s में इतना बुरा डिप्रेशन आया, फिर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं, ये सरकार को कुछ करना चाहिए। लोग, जब अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है वो 25-30% रेट हो गई, तब आया कि सरकार को बिल्कुल कुछ काम करना चाहिए। और उस टाइम जॉन मेनार्ड केन्स हैं, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट उस टाइम के, उन्होंने कहा था कि जब मंदी आए तो सरकार को काफ़ी पैसा इस्तेमाल करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है जब एक्सपेंशन शुरू हो जाए उसके बाद सरकार को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो था थॉट प्रोसेस जॉन मेनार्ड केन्स का। उसके बाद ये बड़ा चेंज आया हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में कि जब भी मंदी आए तो बिल्कुल ये हुआ कि सरकार को जाके बेल आउट, हाँ मतलब पैसा खर्च करें। हाँ। पर जॉन मेनार्ड केन्स ने भी ये कहा था कि एक बार जब तेज़ी आ जाए इकोनॉमी में तो फिर सरकार को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने जो किताब में लिखा है कि अब जो है ऐसा हो गया है कि मंदी में भी सरकार बहुत खर्च करती है और तेज़ी भी आए तो मतलब सरकार मतलब खर्च ही खर्च करती है। कभी ऐसा रहता ही नहीं है कि सरकार जो है बोले कि अब तेज़ी आई है तो चलो हम अपना बैलेंस थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा सरप्लस रन करते हैं। वो ज़माना गया। अब तो है कि डेफिसिट दिखते हैं, मंदी हो या तेजी हो। यू हैव स्ट्रांगली क्रिटिसाइज दिस बेल आउट कल्चर एज वेल, क्योंकि आपका कहना है कैपिटलिज्म है ही ऐसा कि बेल आउट के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो रोग कंपनियां हैं, घटिया कंपनियां जिनका आगे भी कोई फ्यूचर नहीं है, ज़ॉम्बी टर्म भी आपने इस्तेमाल किया है, थोड़ा वो एक्सप्लेन करें सर। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1980s के पहले अमेरिका में ये सोचना था कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, अगर वो किसी मुश्किल का सामना करे तो उसको बंद हो जाना चाहिए। और सरकार का रोल है कि वो इन चीज़ों में कोई दखलंदाजी ना करे, नो इंटरफेरेंस, वो होता था। फिर 1984 में एक अमेरिका का काफ़ी बड़ा बैंक था, उसको अमेरिकन सरकार ने बचाया
और वो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था जब किसी बड़ा बैंक को सरकार ने जाके बचाया। उसके पहले अमेरिका में हमेशा रहता था कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज था, क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने एक बार वो किया, उसके बाद प्रेसिडेंट सेट हो गया। बिल्कुल, प्रेसिडेंट सेट हुआ, और उसके बाद हर बार कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी परेशानी से गुजरा तो उस टाइम अमेरिका की सरकार ने बोला कि हमें इसको बेल आउट करना चाहिए। और देखिए, जो अमेरिका करता है, आपने शुरू में भी कहा, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में मतलब रहता है। तो एक बार कुछ अमेरिका करे तो और भी देश जो होते हैं वो एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। तो ये बेल आउट कल्चर जो है 1980 से शुरू हुआ। तो जैसे पिछले अब क्या हो रहा है कि जैसे पिछले साल भी अमेरिका में कोई एक बैंक था, सिलिकॉन वैली बैंक। वो एक बैंक था जिसमें काफ़ी टेक जो सेक्टर है, काफ़ी अमीर आदमी है टेक सेक्टर के, उनके डिपॉजिट्स उधर थे। पर वहाँ पर जो है वो बैंक थोड़ी परेशानी में पड़ा, तो फिर से अमेरिकन सरकार ने जाके वहाँ पर उस बैंक को बेल आउट किया। तो ये बेल आउट कल्चर से मैंने बोला, इसमें दो चीज़ें इसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप देखें। एक तो है कि आदमी को लगता है, जो एवरेज पर्सन है, उसको लगता है कि अगर सरकार इन लोगों को बेल आउट कर रही है तो हमारे लिए और कुछ क्यों नहीं कर रही। बड़े बड़े धन्ना सेठों का तो कर्जा सरकार माफ कर रही है। हाँ। हम गरीबों से एक एक इंस्टॉलमेंट वसूलने पे उतारू है। दिस आर्ग्यूमेंट। हाँ, ठीक है। तो एक तो वो आर्ग्यूमेंट हुआ, और पर दूसरा आर्ग्यूमेंट एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर आप जैसे आपने कहा कि अगर इन घटिया कंपनी या कंपनीज हों जो कमज़ोर हों, अगर आप उनको जिंदा रखें तो जो नई कंपनीज हैं उनको आप बाहर रख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में तो इतनी कंपनी आ सकती हैं, तो इतनी सारा डेडवुड जैसे कहलाते हैं हम इसको, अगर आप इतना डेडवुड को अलाइव रखें तो आप जो बहुत और जो कंपनीज हैं आप उनको फिर बाहर रख रहे हो। तो ये जो कंपनीज जिनको आप जिंदा रख रहे हो, इनका नाम एक तरह से ज़ॉम्बी कंपनीज है। ये ज़ॉम्बी टर्म जो है ये जापान में पहले काफ़ी इस्तेमाल हुआ था 1990s में, जब जापान की इकॉनमी काफ़ी गिर रही थी। तो जापानी सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया था और काफ़ी पैसा दिया था कि जैसे ये जो कंपनीज हैं इनको कैसे बंद नहीं किया जाए। और ये हमेशा डर रहता है अगर ये कंपनी बंद हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और लोगों अपनी नौकरी खो देंगे। ठीक है, अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है, पर इस दौरान आपका जो कॉन्सिक्वेंस आप नहीं समझ रहे कि वो है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आना चाहती हैं जिनको आप बाहर जगह ले सकती हैं। एग्जैक्टली। तो ये टर्म जापान में हुआ था। उस टाइम अमेरिका में, अगर आप अमेरिकन मीडिया में देखिए, और वो मैंने किताबें लिखा है, वहाँ पर बहुत मजाक बनाया था जापान का कि देखो ये तो जापानीज लोग ये करते हैं, हम तो अमेरिकन लोग हैं, हम नहीं करते ये सब काम। और उस टाइम जो अमेरिकन कंपनीज थी, जो ज़ॉम्बी कंपनीज थी, वो अगर पूरे शेयर उनका सिर्फ 2% था। ज़ॉम्बी कंपनीज अमेरिका में पूरा शेयर सिर्फ 2%। आज जो है ज़ॉम्बी कंपनीज अमेरिका में 20% है। 20% कंपनीज को ज़ॉम्बी कंपनीज कहलाते हैं। और ये ज़ॉम्बी टर्म है क्या? ये टर्म है कि ये कंपनीज हैं जो 3 साल तक लगातार उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपना कर्जा चुका सकें, तो इसलिए उनको बार बार बैंक या मार्केट जाना पड़ता है नया कर्जा लेने के लिए। नया चीप लोन, सॉफ्ट लोन, सब लेते जाएं। और ये जो काफ़ी है, ये सेंट्रल बैंक हो या सरकार हो, वो इस लोन को हमेशा देते रहे। आपने 80s का अमेरिका का जिक्र किया, और पहली बार जब उन्होंने सरकार ने बैंक को बचाया तो मुझे रोनाल्ड रीगन याद आ गए, और आपने 3rd चैप्टर पूरी तरह से उनको डेडिकेट किया है। कैसे इस आदमी को इंटरप्रेट किया जाए? हिंदुस्तान में गांजे की तलब रखने वाले कहते हैं कि इस कमबख्त की वजह से हमारे यहाँ गांजा इलीगल हो गया। पर जोक्स अपार्ट, रोनाल्ड रीगन, द एम्बेसडर ऑफ क्रूअल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, द वन हु इंश्योर्ड लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन और हु इंक्रीज द साइज ऑफ गवर्नमेंट एंड डिमोलिश द ट्रू एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैसे रोनाल्ड रीगन को पढ़ा जाए? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे लिए रोनाल्ड रीगन एक बड़े हीरो थे। हीरो थे क्योंकि वो बात करते थे कि लोगों को हमें इकोनॉमिक फ्रीडम देना चाहिए, मार्केट पे सोल्यूशन है। और उनका जो उनकी जो पर्सनैलिटी थी मुझे बहुत पसंद आई थी। और मुझे याद है कि जब जब राजीव गांधी भी गए थे अमेरिका 1985 में और रेगन से मिले थे एंड ऑल दैट, उस टाइम वो देखे मुझे, मतलब रेगन बहुत पसंद आए थे। तो और रेगन
का जो सोच विचार था उससे मैं काफ़ी प्रभावित था जब मैं बड़ा हो रहा था, क्योंकि उनका काफ़ी कैपिटलिस्ट रूप था और हार्ट से मैं भी कैपिटलिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर जब मैं किताब लिख रहा था और मैंने उनका रिकॉर्ड ज़्यादा देखा तो मुझे लगा उनकी बात और कुछ थी और जो काम उन्होंने किया था उसमें बहुत बड़ा अंतर था। एक तरह तो जैसे हमने बताया कि वो बात कर रहे थे कि मार्केट को ज़्यादा पावर दें और सरकार का रोल कम हो, पर उनके भी जब 8 साल वो पावर में थे तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो बढ़ता चला गया, वो कम नहीं हुआ। तो वो बोल कुछ और रहे थे और जो उनकी सरकार और कुछ कर रही थी। रेगुलेशंस बढ़ रहे थे, इंटरवेंशन बढ़ रहा था। एग्जैक्टली, रेगुलेशन बढ़े, इंटरवेंशन बढ़ा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी उनके टाइम और बढ़ी थी। वो डिफेंस पे काफ़ी स्पेंड कर रहे थे, पर उन्होंने कुछ ज़्यादा कम नहीं किया। तो टैक्स कट थोड़े काटे उन्हें, अमीर के टैक्स कट काटे थे। तो अमीर के टैक्सेस जब काटे तो लगा कि अरे ये तो देखो ज़्यादा प्रो मार्केट हो गए हैं, ज़्यादा प्रो बिजनेस हो गए हैं। तो ये डिस्टिंक्शन भी मैंने किताब में लिखा है कि प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट में बड़ा अंतर है। प्रो मार्केट हो तो आपको कंपटीशन एंकरेज करना चाहिए, आपको जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस है उनको ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए। पर अगर आप प्रो बिजनेस हो तो जो बड़े उद्योगपति हैं आपकी पॉलिसीज उनके फेवर में जाती हैं फिर। तो इसमें बड़ा अंतर है और ये हमें भारत में भी सरकार को समझना चाहिए कि प्रो बिजनेस और प्रो कंपटीशन में बड़ा अंतर है। किसी एग्जांपल से समझा सकते हैं ये बात? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट? हाँ, तो इंडिया भी कॉन्टेक्स्ट में कि अगर जो हमारी पॉलिसीज हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ 4-5 बड़े उद्योगपति को लाभ करें। जैसे टेलीकॉम सेक्टर? नहीं, किसी भी सेक्टर में मैं चाहता हूं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी भी सेक्टर में सिर्फ 2 या 3 प्लेयर से ज़्यादा होने चाहिए, ये मेरा मानना है। पेट्रोलियम सेक्टर? नहीं, इंडिया आप अगर में नाम ले लेंगे ना तो हमारे जैसे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। हाँ, नहीं, तो मैं नाम इसी में नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक द नेम ऑफ एनी इंडस्ट्री। सेक्टर एक बता दीजिए कि अच्छा, तो हमें समझ में आएगा अच्छा कम प्लेयर है तो क्या हो रहा है। नहीं, तो इन टर्म्स ऑफ अगर अभी जैसे कोई प्लेयर, मतलब जैसे इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर यूएस में जैसे मैंने लिखा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज, कि जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर या पूरे मार्केट में उधर यूएस में सिर्फ 5-6 कंपनीज आज डोमिनेट कर रही है। ये ऐसा अमेरिका में बहुत टाइम से नहीं हुआ है कि जो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये जो कंपनीज हैं इनका डोमिनेशन बहुत बढ़ गया है। इनका डोमिनेशन इतना बढ़ गया कि इंडिया में भी इसका रोल है। जैसे आप अगर मीडिया सेक्टर में भी देखें जी, तो इंडिया में भी जो शेयर अब गूगल और फेसबुक और ये सब कंपनीज ले रही हैं, ये बहुत ज़्यादा शेयर ले रही हैं और ये इंडियन कंपनीज को काफ़ी टफ कंपटीशन दे रही हैं और इंडियन की मीडिया कंपनीज इनकी वजह से भी काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं। तो क्योंकि इनका ग्लोबल डोमिनेशन इतना हो गया है और इनके पास इतना पैसा बन गया है कि अब ये पैसा किसी भी और कहीं भी फेंक सकते हैं। तो इतना सारा डोमिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 4-5 कंपनीज को करना, और वो भी अमेरिका में नहीं, वो सारी दुनिया में करना, मेरे लिए कैपिटलिज्म के लिए काफ़ी खतरा है, क्योंकि कैपिटलिज्म को कंपटीशन एंकरेज करना चाहिए। इसमें मार्केट कैपिटलिज्म की बात हो रही है, एक इजी मनी के कंसेप्ट पे भी आपने बहुत दिलचस्प टिप्पणी की, थोड़ा वो बताइए। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि जो काफ़ी सालों से जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर वहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व है, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बहुत लो रखी इन टर्म्स ऑफ कि अमेरिका में ऑलमोस्ट जीरो थी। हाँ, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट जीरो थी। और इंटरेस्ट रेट्स तो जीरो करना मतलब कि लोगों को पैसा फ्री में देना, और वो लोग कौन पैसा इतना उठा सकते हैं जो जिनके बैंक से अच्छे कनेक्शंस हों और बैंक भी बोले कि चलो ये तो बड़ी कंपनियां, इनको तो पैसा फ्री दे सकते हैं हम, तो उनको काफ़ी एडवांटेज हुआ। और अब जब पैसा की कीमत इतनी कम रहे तो लोग उसको लेके ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग यूजेस हो सकते हैं। स्पेकुलेशन ज़्यादा हो, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लगाएं, प्रॉपर्टी में ज़्यादा लगाएं, जहाँ से कि वो जो मेन बिजनेसेस हैं उसमें पैसा कम लगाएं। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन टर्म मैंने यूज़ किया है कि जब इजी मनी होता है तो ज़्यादा पैसा जो है वो इन चीज़ों में जाता है, गलत चीज़ों में जाता है, जब पैसे की कीमत इतनी कम होती है। पर और ये इजी मनी भी जाता है, ये जो ज़ॉम्बी कंपनीज की हमने बात करी, इनको कैसे ज़िंदा रखें, वो सब पैसा उसमें जाता है। ये कई जगह किताब में आया है कि व्हेन यू आर इंश्योरिंग कि मनी का फ्लो रहे, तो ये भी देखिए कि वो वहीं पे जाके तो नहीं अटक रहा है जहाँ पे जाता रहा है, वो ठीक से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। एक सेंटेंस है इसमें, दो इंटरेस्ट रेट्स आर परहैप्स इनहेरेंटली बोरिंग, द ड्रामा दैट फ्री मनी कैन स्टर अप इज एपिक।
ये थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट में बताएं कि कैसे। हाँ, तो ये बात मैंने समझाई है कि आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि लोग हाँ से क्या होता है। तो मैंने बोला कि अगर आप दुनिया में देखें तो जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होती थी 1980s में, तो दुनिया भर में सिर्फ 100 बिलियनर थे। आज देखिए दुनिया में तो 3000 बिलियनर हैं। और बहुत ये जो बिलियनर हैं इन्होंने अपनी काफ़ी जो आमदनी करी है इनकी हुई है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने लो रहे हैं कि जब आप इतना पैसा पीपल विल बोरो मोर, स्पेंड मोर। नहीं हाँ, और ये जब आप इतना पैसा मतलब फेंको इकोनॉमीज़ पे और इतना पैसा करो तो कुछ लोग जो हैं उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा ही बढ़ती है जिनको एक्सेस हो इस पैसे का। तो इसलिए मैंने लिखा है कि इतने सारे बिलियनर हो गए हैं हमारे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये मतलब, और मैंने ये भी बोला इस किताब में कि देखो कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ये तो कैपिटलिज्म का एक फीचर है। पर हमेशा ये फीलिंग रहनी चाहिए आम आदमी को कि अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है, आउटकम में इक्वालिटी नहीं हो, क्योंकि जो आपसे जो सक्सेसफुल मेरिट पे और आपका मॉडल क्या है उस पे एग्जैक्टली पर आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल रहनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी खराब बात रही है अभी कि बहुत लोग अमेरिका में फील कर रहे हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि बहुत ही पॉलिटिकली भी एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा है, बहुत ही न्यू वॉइसेस, न्यू डिमांड्स आ रही हैं और इकॉनमी को लेकर भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं क्या या कुछ कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। जब भी इन सब पे बात होती है तब एक डिमोनेटाइजेशन की बात होती है, आपने उसका भी किताब में जिक्र किया कि आप किस तरीके क्या क्या स्टेप्स लेते हैं लोग। GST की बात होती है और उसके बाद कोविड की बात होती है, एंड देन यू हैव टॉक्ड अबाउट द सर्रियल लॉजिक ऑफ 2020। और उसमें ये भी है कि कोविड नहीं भी आता तो दुनिया एक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रही थी क्या? थोड़ा ये एक्सप्लेन करें सर, क्या लॉजिक है? हाँ, तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो कोविड पे स्टेप उठाए गए, ये स्टेप इसलिए उठाए गए क्योंकि सरकारों को ये अपने में बिलीव था कि हम कितना भी पैसा स्पेंड कर सकते हैं कोविड की रिलीफ के लिए। तो जैसे जब ये जो पेंडेमिक हुआ 2020 में, पहले भी पेंडेमिक हुए थे, 100 साल पहले कुछ हुआ था, एशिया में 1950s में भी हुआ था जी। उस टाइम हमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था कि सारी इकोनॉमीज़ को हमने बंद कर दिया, पूरा बिजनेस हमने धंधा बंद कर दिया। और इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि उस टाइम हमें लग रहा था सरकार को कि अगर हम पूरा धंधा बंद करेंगे तो लोग अपनी आमदनी कैसे करेंगे, लोग अपना जीवन कैसे गुजारेंगे घर बैठ के अगर उनके पास कोई पैसा नहीं आ रहा हो। इस बार सरकारों ने अपने आप इतना मतलब कॉन्फिडेंस था उनको कि नहीं कुछ नहीं होता, हम तो पूरी इकोनॉमीज बंद कर सकते हैं और घर बैठे लोगों को चेक भेज देंगे कि जो उनकी आमदनी काम से होती थी वो घर बैठ के वो कमा पाएँ। अब इंडिया में हमने इतना नहीं कर पाए, पर अमेरिका में, यूरोप में ऐसी बहुत पॉलिसीज़ हुई। अब मेरा ये मानना था कि ये ऐसे कभी ऐसे लोग कर सकते हैं क्या कि आप मतलब लोगों को बोलोगे आप घर बैठो, आपको हम पैसा भेज रहे हैं और यहाँ हो जाएगा। और इसलिए मैंने ऐसे किताब में लिखा कि अमेरिका में भी बहुत ऐसे लोग थे जो घर बैठे बैठे उन्होंने पैसा कमाया जिनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी। उस टाइम उनके पास काफ़ी आमदनी थी पर उन्होंने कमाई। और उस साल जितने बिलियनर दुनिया में बने, कभी ऐसा साल नहीं था कि इतने सारे बिलियनर एक साल में बने जैसे 2020 में हुआ। तो ये जो परवर्जन हुआ, ये जो हुआ, इसके वजह से मैंने इनफैक्ट ये जो किताब का आइडिया था ये पेंडेमिक में ही आया था। जी, आपने लिखा भी कि उसी दौरान। हाँ, ओके। तो इसलिए मतलब ये सरियल मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को बोल दो कि आप घर बैठो, आपको हम चेक भेजेंगे और इसकी वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। और उसके बाद हमें देखा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि उसके बाद इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा अमेरिका में, और सबसे पहली बार अमेरिका का इन्फ्लेशन जो है बहुत सालों बाद भारत के इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा गया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी थी वो इतनी लो हो गई क्योंकि मतलब लोग काफ़ी तंग थे कि हमें इतना इन्फ्लेशन से गुजारा करना पड़ा।
बाइडन से नरेंद्र मोदी पर आते हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि लेटरल एंट्री में सरकार ने विज्ञापन निकाला, फिर हुआ कि रिजर्वेशन इसमें नहीं है, तो उसको कैंसिल किया गवर्नमेंट ने। सरकारी भर्तियों में देरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इलेक्शन में भी बड़ा मुद्दा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। और सरकारों का आकार घटना चाहिए कैपिटलिज्म का, और कैपिटलिज्म के ज़रिए प्रोग्रेस का मूल आधार है। इंटरवेंशन कम हो, गवर्नमेंट का साइज कम हो। एक लाइन आप लिखते हैं, लिबरल्स कास्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एज ग्रीडी कॉर्नर कटर्स। सब बेच देंगे, ये तो सब माल कमाने में लगे हुए हैं। कंजर्वेटिव्स कास्ट पब्लिक एम्प्लॉयज एज लेजी इनकॉम्पिटेंट्स। सरकारी माल समझ रखा है क्या? मतलब गोया सरकारी माल किसी और का, और सरकारी माल मतलब ढिलाई का। अरे यार, बड़ा सरकारी रवैया है, मतलब सुस्त ढीला सा है। In the big picture, however, it makes little difference whether the state pays workers as employees or contractors. Both impact spending and deficit the same way. ये जो एक बड़ी डिबेट है, ब्यूरोक्रेसी का इंटरवेंशन या प्राइवेट कर दिया जाए, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा भी कि इसे एक गाली की तरह इस्तेमाल करें, सब बेच दिया। जबकि आप अगर देखें, यूपी और एनडीए एक किस्म की कंटिन्यूटी है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। 19 ऑनवर्ड्स कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता है। हाउ डू यू लुक एट इट? क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी इस पे बात होती है। आपने डेविड ब्रुक्स को भी कोट किया है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को भी नरेंद्र मोदी की कोट किया है कि एक ब्यूरोक्रेट हर चीज़ के बारे में नहीं जान सकता है, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं, तो मैंने बस ये लिखा है, जैसे इंडिया में भी, कि अगर आप देखो कि हम कितना पैसा स्पेंड करते हैं, उसकी आउटकम क्या है जी। तो और ये लोगों को कैसे तंग करता है इन टर्म्स ऑफ दैट इंडिया में हम इतना पैसा खर्च करते हैं ऑन रेगुलेशन, कंप्लायंस पे, पर इसका जो आउटकम है वो इतना ख़राब हुआ है। एंड सो माई सॉर्ट ऑफ बिलीफ इज़ कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए किसी इकोनॉमी में, पर उसका बेयर मिनिमम पर रोल होना चाहिए इकोनॉमी पे। So in terms of, but the whole point that you're making here is that अगर इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर आप भी मतलब उससे इंटरफेस करें, तो आप देखें कि मतलब एवरेज आदमी उससे कितना तंग है, कितनी तानाशाही है और कितना तंग है उससे। तो दैट रोल हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। एंड आई थिंक दैट इन टर्म्स ऑफ इस सरकार ने या किसी भी सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए हैं जिससे ब्यूरोक्रेसी का रोल इस इकोनॉमी में जैसे इम्प्रूव हो। जैसे मैंने चाइना की बात करी किताब में। अब एक चीज़ चाइना के बारे में लोग कम जानते हैं कि हम सोचते हैं चाइना जो है कोई कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर स्टेट उसको सब चलाता है। पर जब चाइना तेज़ी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा था 1990s में, चाइना ने 100 मिलियन 10 करोड़ लोग को फायर किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। 10 करोड़ लोग को उनको बोला था कि आप जाइए। That's a big number. That's a big number, 10 करोड़ लोग 1990s में, और बोला था कि आप जाके जहाँ आपको नौकरी मिले पर हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा है, हम ऐसे नहीं चला सकते, और उनको प्राइवेट सेक्टर में भेजा। तो वियतनाम ने भी यही किया, आपने आगे लिखा है, ड्रास्टिकली दे रिड्यूस द साइज ऑफ द स्टेट। यस। तो मेरे ख्याल से तो वही है कि हर कंट्री को स्टेट की ज़रूरत है, पर उस स्टेट को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रुचिर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल या जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग डोमेन के, वो गवर्नमेंट के साथ आके काम करें पॉलिसी फॉर्मेशन में और उसके बेटर रिजल्ट देखें, बिकॉज दे हैव स्पेशलाइजेशन। आपने इसका एक एग्जांपल दिया है ताइवान के कंटेक्स्ट में। टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दैट कुड compete worldwide, ताइवान रिक्रूटेड मॉरिस चैंग, ग्रेजुएट ऑफ MIT एंड वेटरन ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ताइवान आज की तारीख में, आपने 3 देशों का जिक्र किया है, स्विट्ज़रलैंड, ताइवान एंड वियतनाम, तीनों फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छे और अभी उभरते हुए अच्छे, और किस तरह से 1970s 80s तक उनकी हमारी जैसी स्थिति थी ताइवान की, लेकिन उन्होंने नॉलेज पे, रिसर्च पे और कुछ चीज़ों पे डेडिकेटेड फोकस किया, GDP का एक बड़ा हिस्सा उस पर खर्च किया, एंड नाउ दे हैव अ स्टैंडिंग इन वर्ल्ड ऑर्डर। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये मुमकिन है क्या कि हम सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, स्पेशलिस्ट को लेके आएँ, पॉलिसीज़ में चेंज करें और फिर उस पर एक्ट करें? मेरे ख्याल से हमारी सरकार से ये सब होगा नहीं। इन टर्म्स ऑफ दैट जो हमारी सरकार की जो कैपेबिलिटी है इस सब को करने में, ये काफ़ी लिमिटेड है। तो इन टर्म्स ऑफ येस, मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे और स्पेंड करे, क्योंकि इंडिया में देखेंगे जितना हम स्पेंड करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे वो काफ़ी कम है
कंपेयर टू ताइवान एंड अदर कंट्रीज एंड ऑल दैट। और जो सरकार कर सकती है करे, पर सरकार जो आपने इंडियन गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी देख रखी है, मुझे उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगी। मैंने ताइवान का एग्जाम्पल इसलिए कोट किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ताइवान में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो सिर्फ 20% है एज ए शेयर ऑफ जीडीपी, अमेरिका का हाफ है, पर वो मतलब अपने 20% को लेके काफ़ी एफिशिएंट आउटकम अचीव कर पाती है। इसलिए मैंने ताइवान का एग्जाम्पल कोट किया है। मैंने स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल तो इसलिए कोट किया है कि वो दुनिया की सबसे अमीर देश स्विट्ज़रलैंड है, और वो इट्स ऑल्सो काउंटेड अमंग द 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज। तो मतलब अल्टीमेटली तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि एक देश खुश रहे और इन टर्म्स ऑफ उनके लोग खुश रहे और अमीर भी रहे, पर वहाँ पर भी जो सरकार का रोल है वो काफ़ी लिमिटेड है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। और वहाँ पर एक अच्छी बात है, और वो इंडिया के लिए भी देखना है कि उन्होंने काफ़ी अचीव किया है विद अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे स्विट्ज़रलैंड में कोई सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल लीडर का नाम आप कभी नहीं सुनेंगे, पर वहाँ पर जो हर कैंटोन है स्विट्ज़रलैंड में, अलग अलग प्रोविंसेस हैं, अलग अलग प्रोविंसेस हैं, वो अपना एरिया में स्पेशलाइज करती हैं। इंडस्ट्री का भी वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन है कि एक एरिया में चॉकलेट बन रही है, दूसरे में घड़ी बन रही है, एग्जैक्टली, तीसरे में कुछ और बन रहा है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग मुझे स्टोरी लगी स्विट्जरलैंड की, कि उन्होंने कैसे डिसेंट्रलाइज मॉडल करके एंड हाउ दे हैव बिकम द रिचेस्ट कंट्री एंड द हैप्पीएस्ट कंट्री। तो ये मतलब दैट रोड फ्रॉम ज्यूरिख टू जेनेवा शोज इट टू यू कि हाँ, मतलब अगर आप स्विट्जरलैंड में ट्रैवल करेंगे, और जैसे मेरे ख्याल से 26 वहाँ पे प्रोविंसेस हैं, ईच प्रोविंस में जाएंगे आप तो आपको वो बताएंगे कि उनकी स्पेशलिटी अलग है और वो अपने डिसीजन लेती है। ये नहीं वेट करती कि ज्यूरिख से या उनके कैपिटल से, कोई बर्न से कोई इंस्ट्रक्शन आए। तो मुझे वो मॉडल स्विट्जरलैंड का बहुत पसंद आया और इसलिए मैंने उसके बारे में काफ़ी लिखा है। मोर ऑटोनॉमी एंड एन एनवायरनमेंट वेयर दे कम्पीट विद ईच अदर, क्योंकि आपने अमेरिका के कंटेक्स्ट में भी ये लिखा कि कैसे सदर्न स्टेट्स की तरफ ज़्यादा अब इंडस्ट्रीज मूव कर रही हैं और उनको अब एक एज मिल रहा है। हाँ। इंडिया में भी क्योंकि एक बड़ी डिबेट है फेडरल स्ट्रक्चर को लेके कि साहब सेंट्रल का कितना कंट्रोल रहे और स्टेट्स कितना फ्रीली ऑपरेट करें। एग्जैक्टली। तो मतलब इंडिया के बारे में मैंने हमेशा ये बोला है दैट इंडिया में, और ये मोदी जी भी कहते थे जब वो पहले सरकार में आए थे, पर उन्हें उससे वो थोड़ा चेंज हो गए। जब वो पहले सरकार में आए थे तो वो बोलते थे अबाउट कंपेटिटिव फेडरलिज्म, कि देखिए कि इंडिया और चाइना में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो पूरी चाइना की सोसाइटी है इट्स वेरी होमोजीनियस, कि एक ही तरह के लोग हैं उधर, हान डायनेस्टी को लेके। इंडिया की मतलब बहुत ही डाइवर्स हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। आपको ये मालूम है कि जो तमिलनाडु में काम करता है वो कर्नाटका में नहीं काम करता, कर्नाटक में जो काम करता है, जो कोई कल्चर है कर्नाटका का केरला से बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए इंडिया में इंडिया हैज़ टू बी रन एज अ कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स। ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन लेकर अगर आप इंडिया को रन करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी इधर। इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन का जिक्र आ रहा था। एक बिल्कुल यहाँ से देखने पे यूटोपियन सा लगता है, अरे साहब ये यहाँ पे तो टैक्स इतने ज़्यादा हैं फिर भी एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अमेरिका केस में तो आपने लिखा है 50-60% तो फाइनेंशियली बहुत मोबाइल भी नहीं है, बाप दादाओं के पास पैसा था तो उनका गुजारा ठीक से चल रहा है। थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि आपने most of the people look at Scandinavian countries, स्वीडन एंड डेनमार्क एंड नॉर्वे प्राइमरली, पर आप स्वीडन का एग्जांपल देते हुए लगातार बता रहे हैं कि स्विट्जरलैंड इज द मॉडल, जहां पे एक सर्टेन लेवल ऑफ सोशलिज्म भी है लेकिन वो कैपिटलिज्म का बड़ा आदर्श सा रूप दिखता है, अगर मैं ठीक ठाक समझ पाया हूँ। थोड़ा बताइए वो स्विट्जरलैंड मॉडल क्या है। नहीं तो स्विट्जरलैंड डिफरेंस ये है कि मैंने बोला कि स्वीडन में भी इन टर्म्स हम उसकी बहुत बात करते हैं, जैसे अमेरिका में मतलब लोग बोलते हैं स्वीडन जैसा बनना चाहिए हमें ज़्यादा, और मेरी बात है कि देखो स्वीडन ने भी अगर देखिए कि उनकी सरकार बहुत बड़ी हो गई थी और 1990s में स्वीडन में एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जी। उसकी वजह से उसके बाद जो सरकार का रोल है स्वीडन में वो कम होता चला गया है। और स्वीडन में भी एक अच्छी बात है कि अब वो बिलीव करते हैं कि सरकार को उनकी आमदनी जितनी होती है उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो जब 2008 का बड़ा क्राइसिस हुई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, स्वीडन ने उसको काफ़ी अच्छा संभाला था, क्योंकि जो उनकी सरकार थी उस टाइम वो उनके पास दे रैन अ बजट, कोई ज़्यादा डेफिसिट नहीं था। ओके। तो इन टर्म्स ऑफ मेरा मानना है कि अगर कि
अगर हमें स्वीडन का मॉडल देखना है तो हमें पूरी तरह से देखना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार हाउ मच दे स्पेंट ऑन इन टर्म्स ऑफ किस पे स्पेंड करती है, उसका आउटकम क्या है। पर स्विट्जरलैंड का मुझे मॉडल ज़्यादा पसंद है क्योंकि दे हैव नॉट फेस्ड एनी मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस एंड उनका सरकार का रोल इज मच स्मॉलर कंपेयर टू इवन स्वीडन नाउ एंड दे हैव बीन एबल टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। उनकी पर कैपिटा इनकम स्वीडन से हायर है, उनका वेल्थ स्वीडन से हायर है, उनका जो हैप्पीनेस पढ़ाई कितनी सस्ती है। हाँ, If you really want to study, you don't have to spend your fortune on पढ़ाई। हाँ, तो मतलब सरकार को जो है अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे प्रॉब्लम ये हो गई है अमेरिका में और यूरोप के काफ़ी देशों में कि वो चाहते हैं सरकार सब कुछ करे, पढ़ाई पे खर्च करे, ग्रीन एनर्जी पे खर्च करे, डिफेंस पे खर्च करे, चाइना के साथ मतलब मुकाबला करना है उस पर खर्च करे। तो मतलब इसका कोई एंड नहीं है ना कि सरकार सब पे खर्च करे। जैसे फ्रांस की आप बात देखें टुडे, फ्रांस में सरकार का जो स्पेंडिंग है वो 60% ऑफ जीडीपी है, 60%। अगर फ्रांस का तो ये मतलब कैसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ सरकार का रोल इतना बड़ा है कि वो 60% है। और वहाँ पर सबसे ख़राब बात है, मैं अभी फ्रांस में था पेरिस के ओलंपिक्स देखने के लिए, कि दो चीज़ मुझे लगी उधर। एक कि इतना स्पेंड करने के बाद लोग अभी तक सरकार से वहाँ नाखुश हैं, वहाँ पर राइट्स होते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते रहती हैं, ओलंपिक्स के पहले भी हुआ। और दूसरी बात कि फ्रांस में सारा पार सिर्फ पेरिस में है, तो पेरिस का जो पॉपुलेशन है वो किसी और सेकंड सिटी से 6 या 7 गुना ज़्यादा है। तो और कोई सिटी फ्रांस में कुछ उनको ज़्यादा कुछ लाभ मिलता नहीं है, सारा पार सारा कॉन्सेंट्रेशन पेरिस में रहता है। तो ये कैसा इकोनॉमिक मॉडल है लोगों के लिए, और लोग खुश नहीं है। अगर लोग खुश हैं इस मॉडल से तो मैं बोलूँ चलो ठीक बात है। बार बार बात करें डिस्ट्रस्ट की और एग्जैक्टली, पर वहाँ पर प्रोटेस्ट ही होते रहते हैं, खुश नहीं है तो। और वहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग 60% तक पहुँच गई है एज ए शेयर ऑफ जीडीपी। वियतनाम का मॉडल कैसा है, क्योंकि वो भी एक टर्न अराउंड स्टोरी है। यू हैव सेड इट कि चीन के बारे में बहुत बात होती है, हाँ, जो कि उतना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आपको बड़ा टर्न अराउंड दिखना है विद इन द कम्युनिस्ट फ्रेमवर्क तो वो वियतनाम है। बिकॉज आई थिंक मैंने किताब में लिखा दैट वियतनाम इज टर्निंग द नेक्स्ट चाइना। दैट जो चाइना ने सही कदम उठाए थे 1980s और 1990s में, वो आज वियतनाम उठा रही है। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एक चीज़ मुझे काफ़ी लगी दैट टुडे जो सारी अगरबत्ती हम इंडिया में खरीद रहे हैं वो सब वियतनाम में बनती हैं। तो वियतनाम का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और जितना पैसा वियतनाम लेती है बहुत है इन टर्म्स ऑफ। आज वियतनाम का अगर आप FDI देखें तो वो 3-4% है एज ए शेयर ऑफ जीडीपी। इंडिया का वो जो नंबर है वो सिर्फ 1% है। तो वियतनाम का एक कम्युनिस्ट कंट्री कहलाती है एक तरफ से, और उनका पॉलिटिकल मॉडल उतना है, पर इकोनॉमी का मॉडल उनका और कुछ है। वो है लोगों को काफ़ी इकोनॉमिक फ्रीडम देना, कंपनीज को ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम देना। तो उनका इकोनॉमिक मॉडल और कुछ है। भारत में सब जगह इस चीज़ पे बहुत बात होती है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। उसके सॉल्यूशन के तौर पे एक बड़ा रेडीमेड सॉल्यूशन सा बता दिया था, जो बाइडेन साहब भी बोल रहे हैं कि अमीरों पे और टैक्स लगाओ है ना। तो उसको भी एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि पैसे का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। आप लिखते हैं द टॉक ऑफ एबोलिशिंग बिलियनर्स इज यूटोपियन, डेंजरस एंड इम्प्रैक्टिकल. Nations that tried to eliminate an economic or financial elite ended up only concentrating power and wealth in a political elite. What is the way forward then? क्योंकि अंततः एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो नेशन स्टेट को साथ में रखता है, जिसमें सब लोगों को होप मिलती रहे, सब लोगों को लगे कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मेरे लिए मौके हैं। और जब वो कम दिखती है तो एक टर्मोइल होता है। प्राइमरली वो इकोनॉमिक रीज़न से होता है, आइडेंटिटी के रीज़न और बाकी सारे रीज़न उसके बाद आते हैं। इंडिया के केस में इस चीज़ को कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पे भी ये कल्चर बहुत है। जो राहुल गांधी हैं वो कहते हैं साहब 2-3 के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, एक क्रोनी कैपिटलिज्म वर्ड इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट बैकफुट पर आती दिखती है, और पूरा फिर कैपिटलिज्म का मॉडल ही क्रिटिसाइज होने लगता है कि, और लाइन क्या होती है,
अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। हालांकि फैक्चुअली ये गरीब और गरीब वाली बात गलत है, क्योंकि जो पार्टी लाइन के ऊपर आए हैं वो संख्या बढ़ रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, तो मैं मतलब बोलता हूँ कि इंडिया में जैसे मतलब एक कहावत है कि जो भी आप इंडिया के बारे में बोलें उसका उल्टा भी सही होता है जी। तो इंडिया में ये सही है कि थोड़ा कंसंट्रेशन हुआ है, पर इंडिया की अगर आप लेटेस्ट लिस्ट देखें, बिलियनर की लिस्ट देखें, अभी कुछ दिन में ये छपी है, तो देखें कि इंडिया में बहुत सारे नए बिलियनर भी आए हैं। और ये काफ़ी बिलियनर आए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्नोलॉजी में। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ये अच्छी बात है कि इतना जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है इंडिया में, ये इतना कंसंट्रेशन नहीं हो रहा सिर्फ 2 या 3 उद्योगपति के साथ। ये काफ़ी सारे बिलियनर इंडिया में उभर के आ रहे हैं। तो मुझे ये बात इंडिया के बारे में अच्छी लगती है कि इतने सारे जो नए लोग आ रहे हैं वो डिफरेंट सेक्टर से आ रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 लोगों को सारा लाभ इसका। पर इट बिकमिंग अ पॉलिटिकल इशू, जिसमें एक बड़े वर्ग को ये कहा जा रहा है कि देखो वो तो पैसा कमाते जा रहे हैं, तुम लोग यहीं रह गए। हाँ, ये लिटरली वैसे ट्रांसलेट होता है। हाँ, ये मतलब लोग देखो ऑपोजिशन में ये लोग तो हमेशा ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, पर और ठीक बात भी है। मतलब इसकी वजह से ये जो बड़े उद्योगपति हैं ये भी थोड़ा मतलब कंट्रोल में रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। और जो मतलब सरकार है वो भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है कि देखिए हमारे पॉलिसीज ऐसा ना होए कि वो सिर्फ इनको लाभ मिले। तो ये तो डेमोक्रेसी की अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा चेक्स और बैलेंसेस बना रहे। पर जो एक्चुअल एविडेंस मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ वो उसकी अच्छी बात है कि बहुत लोग हमारे कंट्रीज़ में इमर्ज होकर आ रहे हैं, जो डिफरेंट सेक्टर से आ रहे हैं, और नए लोग आ रहे हैं, नए बिलियनर बन रहे हैं, नए सेक्टर्स में वो बिलियनर उभर के आ रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि जो काफ़ी लोग हैं इंडिया में, जैसे मुझे 2 चीज़ इंडिया के बारे में काफ़ी मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। एक है कि जैसे इंडिया में जो काफ़ी जो रिच लोग हैं, दे स्टिल, जो हमारा एटीट्यूड है, इट इज़ स्टिल वन ऑफ एस्पिरेशन, कि हम चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे बने। जैसे काफ़ी और देश में, जैसे जहाँ पर मैं घूमा हूँ, ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, वहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनके तरफ बहुत नाराज़गी है। और इतनी नाराज़गी है कि वो वहाँ पर अगर कहीं घूमते हैं तो बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं, ज़्यादा महंगी कार नहीं खरीदते। उनके जो घर होते हैं वो चुपचाप से कहीं घर बनाते हैं, जैसे कोई देख ना पाए कि उनके पास कितनी वेल्थ हो। जैसे इंडिया में मेरे ख्याल से जब लोग इतना खुल्ला घर बनाते हैं, बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, ये भी मतलब एक सिग्नल है कि इंडिया में हम इन चीज़ों को हम एडमायर करते हैं, और जो देश है वहाँ पर हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते लोग। तो इसका मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल मालूम दिखने में आता है कि जो बाकी लोग हैं वो देख के एस्पायर ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ, बजाय इसके कि अरे साहब ये क्या। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि मतलब जो और देश हैं वहाँ पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि आप ऐसी जाके इमारत बनाएं या बिल्डिंग बनाएं। वहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे तो बैकलैश बहुत रहेगा। वैसे इंडिया में मैं देखता हूँ, हाँ, कोई 10% लोग बोलेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पर 90% लोग आई थिंक मतलब अंदर से चाहते हैं कि मतलब वो बनना चाहते हैं। तो एस्पिरेशन इंडिया में काफ़ी अभी तक पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंग। फाइनल आर्गुमेंट इज, विच इज द टाइटल ऑफ फाइनल चैप्टर एज वेल, द ओनली वे आउट इज थ्रू। हाँ, डूब के पार जाना है। आप लिख रहे हैं, व्हेन मनी इज नॉट फ्री, पीपल ट्रीट इट विद मोर रिस्पेक्ट, मेक मोर केयरफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डू फ्यूअर स्टूपिड थिंग्स। What are those stupid things in Indian context which we can avoid? हाँ, तो मेरा ये बात है कि जब आप लोगों को बहुत फ्री पैसा देते हो, जब आपकी इंटरेस्ट रेट 0 होती हैं, तो लोग उसको जाके फिर स्पेंड करते हैं, मतलब या मतलब स्पेकुलेट करते हैं। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा स्पेकुलेट कर दिया, जाके उसको किसी गलत धंधे में लगा दिया बिना ज़्यादा सोच समझ के। तो इसलिए मतलब वो मेरे ख्याल से स्टूपिड चीज़ें होती हैं कि जब आप अपना पैसा इन चीज़ों में लगा रहे हो जिससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर आप सिर्फ पैसा लगा रहे हो कि और पैसा उससे बने। तो वो जो इसलिए वो चीज़ मेरे ख्याल से अमेरिका में काफ़ी हुई, और इंडिया में तो इस किताब में मैंने इसलिए ये सब लिखा है कि हम इंडिया में क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो काफ़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाई है, और देर इन अ पोस्ट कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इन अ वे।
पर हम अभी तक एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम अ कैपिटलिस्ट नेशन। तो हम इन देशों से क्या सीख सकते हैं, क्या गलतियां करी इन्होंने और क्या सही करा है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एन इंडियन रीडर टू रीड दिस बुक। कि वर्ल्ड ऑर्डर में चीजें हुई उनसे सबक लें। हाँ, सबक लें और मतलब उससे कि मतलब हम क्या मतलब गलत और सही कर सकते हैं। और एक वोटर के तौर पे भी वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहें हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके, ताकि दे कैन बिकम अ प्रेशर ग्रुप की ये करेक्टिव मेजर्स हैं जो सरकार को करने चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर हम मतलब चाइना ने क्या ठीक किया, उसके बाद क्या गलतियां करी कि चाइना में पिछले 4-5 साल इतनी मंदी आई है। तो ये सब मैंने आई ट्राई टू कवर इन द बुक। लास्ट क्वेश्चन, कैन डॉलर बी रिप्लेस्ड? बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इतिहास देखें तो हर 100 साल कोई नई करेंसी आई है जो दुनिया भर को पूरा डोमिनेट करा है। तो 100 साल पहले डॉलर के पहले होता था स्टर्लिंग जी, उससे 100 साल पहले होता था फ्रेंच करेंसी, उसके पहले स्पेनिश, उसके पहले पोर्चुगीज़, और ये सिलसिला जारी हुआ मेरे ख्याल से हुआ था डच करेंसी को लेके कि हर 100 साल के लिए कोई ना कोई करेंसी रहती है जो दुनिया भर में सबसे एक्सेप्टेबल हो, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो। और वो करेंसी पिछले 100 साल से अमेरिकन डॉलर रही है और अभी तक अमेरिकन डॉलर है। और हमारी लाइफ टाइम में हमेशा अमेरिकन डॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी रहेगी। पर मुझे लग रहा है कि ये जो पॉलिसीज़ अमेरिका फॉलो कर रही है, इसकी वजह से जो फेथ है डॉलर में वो हल्का हल्का कम हो रहा है। अब अमेरिका का ये लाभ है कि कोई ज़्यादा कोई कंपेटिटर नहीं है उसके सामने। जैसे चाइना एक टाइम हो सकता था, पर चाइनीज़ इकॉनमी पिछले 4-5 साल काफ़ी परेशानी से, डेट की मार, एग्जैक्टली डेट की मार है, और उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन है और वो उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, उसकी वजह से मार है। यूरोप के अंदर मतलब हमेशा झगड़ा पड़ता रहता है कि मतलब यूरोप भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, यूरोप भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से डॉलर काफ़ी और चल रहा है। पर अमेरिका में भी सबसे बड़ी गलती जो अमेरिका अभी कर रहा है वो ये बिलीफ है कि हम कुछ भी करें, कितना भी पैसा स्पेंड करें, या मतलब रशिया को जाके कोई सैंक्शन कर दें, उनको निकाल दें सिस्टम से, ये इन सारे एक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं रहेगा। और इसका मैंने वार्निंग दी है किताब में कि ये बात आपको समझना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इतिहास में हर 100 साल कोई ना कोई नई करेंसी आई है और लोग को आप कभी इतना ग्रांटेड से ना लें। क्योंकि आज भी अगर देखेंगे तो क्या कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स जो हैं दुनिया भर में, वो ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं, अपना पैसा डॉलर में कम डाल रहे हैं। तो वो प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बिगन। इंटरेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया और हमारा रुचिर शर्मा जी से परिचय भी हो गया है। तो हमने और इन भाई साहब ने ये तय किया है कि जब ये अगली मर्तबा भारत आएंगे, अमेरिका में रहते हैं न्यूयॉर्क में, तब हम विस्तार से गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इनको आमंत्रित करेंगे, क्योंकि बैंकर के तौर पर इन्होंने दुनिया भर के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, मार्केट्स हैं, उनको खूब देखा है और उसे देखने के लिए खूब घूमे भी हैं। फर्राटे से 100 मीटर की दौड़ भी लगाते हैं। अभी आपने जिक्र सुना ही कि पेरिस ओलंपिक में हुआ आए हैं। डेमोक्रेसी पे लगातार दिलचस्प टिप्पणियां करते हैं। पिछली किताब भी इंडियन डेमोक्रेसी और ट्रैवल के इर्द गिर्द ही बिल्ड की गई थी। तो आपसे विस्तार से हम तब भी बात करेंगे। आपने इतना समय दिया, किताब वाला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई सिंसियरली होप कि इंडियन लैंग्वेजेस में हिंदी, मराठी, तमिल, बांग्ला, उसमें भी ये किताब जल्द आए। जैसे पिछली किताब भी हिंदी में तो आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ। जी, तो एनी प्लान टू ब्रिंग इट इन इंडियन लैंग्वेजेस? हाँ, ये मतलब इस पर अभी डिस्कशन जारी है। ये बुक अभी तो रिलीज़ हुई है, पर मैं चाहता हूँ कि इसको लोग पढ़ें पहले अंग्रेज़ी में, उसके बाद हिंदी में भी लाएंगे। जी, किताब वाला में आज के लिए इतना ही। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं आप। देखते रहिए लल्लन टॉप।